नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। खंड शिक्षा अधिकारी के हम लोग पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2006 वाला प्रश्न पत्र सॉल्व किया और उसका पूरा व्याख्यात्मक हल देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें। आज के इस लेक्चर में हम लोग बीओ एग्ज़ाम जो 2003 में हुआ था और इसकी एग्ज़ाम डेट थी 15 नवंबर 2005, तो उसका जो ओरिजिनल पेपर है उसको हम पूरी तरह से इसमें सॉल्व करेंगे और सभी प्रश्नों की व्याख्यात्मक हल भी देखेंगे कि उसकी जो है आखिर वो प्रश्न गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों गलत सही है। चारों ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो धैर्य से देखिए। सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो निश्चित रूप से आप उसको जरूर देख लीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप हमारे खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए जो डिज़ाइन क्रैश कोर्स है उससे जुड़ सकते हैं। उसको जानने के लिए आप सबसे पहले हमारा डेमो टेस्ट का पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो दिया है। साथ ही अगर आप चाहें तो डिकोड एग्ज़ाम का जो मोबाइल ऐप है, एंड्रॉयड ऐप, उसको डाउनलोड करके उसमें लॉगिन करके भी आप डेमो टेस्ट को दे सकते हैं ऑनलाइन। साथ में उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप पीडीएफ को पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि हम लोगों ने प्रश्नों का चयन किस प्रकार से किया है और ये सीरीज कितनी महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 15 टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जिसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगी और साथ में ही आपको प्रैक्टिस करने के लिए ऑनलाइन या तो वेबसाइट पे या ऐप पे जो आप चाहें उस पर आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। अपने निगेटिव मार्किंग के साथ अपने मार्क्स, रैंक और सही गलत उत्तर को वहाँ पर देख पाएंगे और साथ ही में पीडीएफ को डाउनलोड करके आप एक क्रैश कोर्स की तरह पूरा नोट्स आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हर प्रश्न की व्याख्या इस तरह से लिखी गई है कि उसमें आपको जो है उस टॉपिक से रिलेटेड सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि ये क्रैश कोर्स किस तरह का है, ये सारे टेस्ट किस तरह के हैं, तो आप निश्चित रूप से हमारे पीडीएफ जो डेमो टेस्ट का पीडीएफ उसको प्राप्त कर लें। अगर आपको कोई असुविधा है, नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस नंबर पर जो आपके सामने है 9506742546 पर जो है कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप जो है पीडीएफ मांग सकते हैं। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो यानी 2006 का पेपर सॉल्व किया था उसमें 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें 2-3 क्वेश्चन में आपने आपत्ति दी थी, तो उसका हम सोल्यूशन देखते हैं कि उसके सही आंसर क्या होंगे। तो पहला क्वेश्चन यानी उस सीरीज में 14वां क्वेश्चन जो था, निम्नलिखित में से कौन अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से रिलेटेड रिपोर्ट कौन सी है इनमें से। तो पॉल एपिलबी रिपोर्ट जो है ये प्रशासकीय तंत्र से संबंधित रिपोर्ट थी। बाकी सभी रिपोर्ट जो है राज्य और केंद्र जो है जो संबंध होते हैं उससे संबंधित थी। अगला प्रश्न पिछली ही सीरीज से, इसमें हमको अनुसूचित जनजातियों की आबादी के आधार पर अवरोही क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सबसे ज़्यादा जनजातीय आबादी जो है इन विकल्पों में से उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद जो है केरला में और सबसे कम जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो इसको हम समझते हैं कि किस तरह से जो है वहाँ पर वितरण है। तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं 11,34,273 ये जनजातीय आबादी है। तमिलनाडु में, केरल में और हिमाचल में उसके नीचे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, ये 30 नंबर प्रश्न था उस सीरीज में, जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वो कौन कौन से राज्य हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन हमारा होगा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना से भी गोदावरी नदी बहती है और इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसी वजह से ये प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिणी भारत की जो है सबसे लंबी नदी भी कही जाती है। अगला प्रश्न जिस पे आपको डाउट था, निम्नांकित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने 1931 में गुरुवायूर मंदिर यानी गुरुवायूर सत्याग्रह में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रमाण का नेतृत्व किया। तो अगर विकल्पों के आधार पर हम देखेंगे तो डी ऑप्शन भी इसमें सही होगा। पीएस तिरुमाम्बू ये जो है उस सत्याग्रह में शामिल थे, लेकिन इसमें जो केरल के प्रसिद्ध मंदिर में पिछड़ों और दलितों को न्याय दिलाने के लिए के केलपक्कड़ के नेतृत्व में आमरण अनशन आयोजित हुआ था। उसके बाद से जो है वहाँ पर जो है दलितों के लिए भी जो है मंदिरों के दरवाजे खुलने लगे।
तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम 2003 के क्वेश्चंस जो 2005 में पेपर हुआ था। तो एक तरफ जो है इस प्रश्न में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, दूसरी तरफ भारतीय संविधान से संबंधित अनुच्छेदों से हमको सुमेलन करना है। तो एक एक को हम देखते हैं। समता का अधिकार सबसे पहले हम देखते हैं। तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच जो है सारे अधिकार जो है समानता या समता संबंधित है। वाक स्वातंत्र का अधिकार, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं जिससे इसकी सुमेलित हो सके, क्योंकि ये अनुच्छेद 19 में वर्णित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से सुमेलित होगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो इस प्रकार जो है कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो यहाँ पर सही हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, यानी कहाँ पर जो है इसका उल्लेख किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, जो कि भाग 4 में वर्णित है। और अगर इससे संबंधित अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 51 में जो है इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किस समिति या किस रिपोर्ट के आधार पर की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट जो 1957 में सौंपी गई थी, उसमें सुझाव दिया गया था कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जाए, जिसके आधार पर ही सरकार ने भारत में पंचायती राज का शुरुआत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन और कारण दिया हुआ है। सबसे पहले कथन देखते हैं। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। तो इसका अगर हम परीक्षण करें तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो उच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों के अलावा भी अन्य विषयों में भी जो है रिट जारी करने की शक्ति रखता है, लेकिन वहीं पर सर्वोच्च न्यायालय जो है वो केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही जो है कोई रिट या परमादेश जारी कर सकता है। तो इस तरह से कथन कारण दोनों ही सही है और व्याख्या भी इसकी ठीक है। अगला प्रश्न। पंचायती राज व्यवस्था जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था को अगर हम देखें तो जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, यानी एक तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण करना है कि ग्राम स्तर तक जो है प्रशासन पहुंचे और उसमें लोग शामिल हों। तो इस तरह से इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने एवं किसी भारतीय संसदीय समिति का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उनमें वोट देने का अधिकार नहीं है? तो ये जो है किस पदाधिकारी के बारे में कहा गया है, हमको इस प्रश्न में ये बताना है। तो अगर आप अनुच्छेद 76 को देखें तो उसमें भारत के महान्यायवादी का वर्णन है और जितनी भी कंडीशंस यहाँ ऊपर लिखी है वो महान्यायवादी के बारे में ही सही है। अगला प्रश्न। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। और इसका सही उत्तर क्या होगा? इकोटोन। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए आपके साथ ये दो इकोसिस्टम हैं, तो दो इकोसिस्टम के बीच में कोई स्पेस तो होगा नहीं, ना कहीं जो है ये एक दूसरे से ओवरलैप होंगे। तो जिस स्थान पर ये ओवरलैप होते हैं उस स्थान को हम इकोटोन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो जैव समूह होता है या जैव विविधता कह लीजिए, वो सबसे ज़्यादा स्थायी या टिकाऊ होती है। उसके अलावा अगर कहीं पर ये पूछा जाए कि सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ होता है, तो महासागरों का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो सबसे स्थायी होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नांकित देशों में किसमें मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो अगर मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो विकल्पों में से इंडोनेशिया में सर्वाधिक मुसलमान हैं, उसके बाद जो है मुसलमानों की सर्वाधिक आबादी पाकिस्तान में है और उसके बाद जो है भारत में है। तो इस तरह से यहाँ पर इंडोनेशिया सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न। ये प्रश्न 2001 की जनगणना के आधार पर उस समय पूछा गया था, इसको हम 2011 के आधार पर भी परीक्षण करेंगे। तो पहले 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित में से भारत का सबसे घना बसा राज्य कौन सा है? तो अगर हम 2001 की बात करें तो उस समय पश्चिम बंगाल जो है सबसे ज़्यादा जो है घना बसा हुआ राज्य था। लेकिन अगर हम 2011 की बात करें तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिहार होगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है
1106 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। और वहीं पर अगर 2011 में पश्चिम बंगाल की बात हम करेंगे 1028 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर अब की स्थिति है। आगे चलते हैं, ये उस समय के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आपको जानना चाहिए ये। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी की एक रिपोर्ट के अनुसार एक भूरे रंग की धुंध अथवा एशियाई भूरे रंग का बादल जो एशिया के 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकाश पर आच्छादित है तबाही मचा सकता है। तो किस तरह से तबाही मचा सकता है ये बताना है। वर्षा के स्वरूप में, अनाज के उत्पादन पर जो इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, और मानवीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इस तरह से ये तीनों ही विकल्प इसमें सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कुछ शहर दिए हुए हैं और वो किस नदी पर बसे हुए हैं, आपको ये परीक्षण करना है। तो हैम्बर्ग जो है ये एल्ब नदी के किनारे बसा है, तो पहला ऑप्शन जो है सुमेलित हो गया। अब बेलग्रेड की बात करें तो बेलग्रेड जो है ये डैन्यूब नदी पर बसा हुआ है, ना कि सीन नदी पर। कीव की बात करें तो कीव जो है ये नीपर नदी पर है। और लाहौर आप जानते होंगे रावी नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। अगला प्रश्न, कुछ द्वीप दिए हैं और उनकी स्थिति कहाँ पर? ये भारत के द्वीप हैं, इनकी स्थिति हमको जो है बतानी है। तो इसका मिलान करते हैं। बेयत सरोधर, बेयत सरोधर जो है ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। पीरम द्वीप जो है ये खंभात की खाड़ी में स्थित है। द्वारका जो तीर्थ स्थल भी है ये अरब सागर तट के किनारे है। और द्वीप जो है दमन द्वीप वाला ये कठियावाड़ तट पर भारत में स्थित है। तो इस तरह से इसका बी उत्तर जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर कुछ मौसमी दशाएं दी हैं और उससे रिलेटेड जो है स्थान या शहर दिए हुए हैं। तो कौन सा इसमें से मिलान सही है, इसका हमको उत्तर देना है। तो पहला ही ऑप्शन हम देखते हैं, आर्द्र शीत ऋतु और शुष्क ग्रीष्म ऋतु, ये इटली की जलवायु से संबंधित है, ये सही है। अब इसके बारे में आपको ये जानना चाहिए कि इटली में भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु होती है। और भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की विशेषता होती है कि वहाँ जो वर्षा होती है उसका अधिकांश भाग जो है जाड़ों में होता है, यानी शीत ऋतु में होता है, और गर्मियाँ वहाँ पर अधिकांशतः सूखी होती हैं। तो ये जो है ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश जन स्वास्थ्य पर सबसे कम खर्च करता है? तो अगर हम आज के संदर्भ में यानी जो नवीनतम डाटा है 2017 के संदर्भ में बात करें तो बांग्लादेश जन स्वास्थ्य पे सबसे कम खर्च करता है इन विकल्पों में से। अगला प्रश्न, इसमें से हमको देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं। तो ये क्या है, कुछ औद्योगिक नगर दिए गए हैं भारत के और वहाँ पर जो है किस प्रकार के प्रमुख उद्योग स्थापित हैं, इसको आपको मिलाना है। तो रामागुंडम की बात करें तो ये यहाँ पर उर्वरक या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। चितरंजन लोकोमोटिव यानी रेल कारखाने और रेल इंजन से संबंधित है। कोरबा में एल्युमिनियम जो है यहाँ पर उसका उत्पादन किया जाता है, कारखाने हैं। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है पिंपरी, यही जो है गलत है। यहाँ पर कीटनाशकों का जो है कारखाना नहीं है। पिंपरी जो है ये ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नदियाँ और उनकी सहायक नदियों का हमको मिलान करना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले गंगा नदी। गंगा नदी को आप सोन नदी से, क्योंकि सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। गोदावरी की हम बात करें तो गोदावरी की सहायक नदी इनमें से मंजरा है। कृष्णा नदी की जो है भीमा सहायक नदी है और यमुना की केन है, यूपी से रिलेटेड है, आप जानते होंगे। तो इस तरह से डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखना है हमको, निम्नांकित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में यानी सबसे ज़्यादा से सबसे कम की तरफ जो है व्यवस्थित करना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा राजमार्ग की लंबाई अरुणाचल प्रदेश में, ये सभी नॉर्थ ईस्ट के हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है नागालैंड में, नागालैंड के बाद मिजोरम और मिजोरम के बाद सिक्किम। तो ये जो है इनका क्रम हो गया और इस प्रकार से बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न,
भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है किस स्थान पर? तो उस समय के हिसाब से ये करंट का प्रश्न था, लेकिन आज ये विकसित भी हो चुका है। और ये जो है कामार जार पत्तन है, जो कि चेन्नई के समीप जो है कोरोमंडल तट पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, जीवाश्म नेशनल पार्क या फॉसिल नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो फॉसिल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में ये घुघुआ नामक स्थान है, वहाँ पर है। यहाँ से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म पाए गए थे, और ये जुरैसिक काल के जीवाश्म थे, जिस समय जो है डायनासोर पृथ्वी पर उपस्थित थे। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा चीता अभयारण्य स्थल या आरक्षण कहाँ पर स्थल स्थित है? तो ये प्रश्न देखें तो टेक्निकली ही गलत है ये, क्योंकि भारत में चीता जो है लुप्त प्राय जो है जीव है, उसके लिए कोई विशेष जो है अभयारण्य नहीं है। अगर यहीं पर चीता की जगह बाघ होता तो इस प्रश्न का उत्तर नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व हो जाता, लेकिन चीता के संदर्भ में ये जो है कोई भी प्रश्न या कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल में फिर से सम्मिलित हुआ? तो राष्ट्रमंडल में पाकिस्तान जो है पुनः सम्मिलित हुआ। इसके पीछे क्या कहानी है? 1972 में जब बांग्लादेश जो है एक नए देश की तरह राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ, उस समय पाकिस्तान ने राष्ट्रमंडल से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे, यानी सदस्यता जो है छोड़ दी थी। लेकिन फिर जो है आगे चल के 1989 में जो है पाकिस्तान पुनः राष्ट्रमंडल का यानी कॉमनवेल्थ कंट्रीज का जो है मेंबर बन गया। अगला प्रश्न, क्यात निम्नलिखित देशों में से किसका सिक्का है? तो क्यात जो है इनमें से मुद्रा है कहाँ की? म्यांमार की। बाकी विकल्पों पर विचार करते हैं। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? वहत है। इजराइल की जो है सेकेल है, और ब्रिटेन की आप जरूर जानते होंगे पाउंड है। तो इस तरह से ये सभी मुद्राएं हैं। आगे देखते हैं, प्रथम स्वदेशी तकनीक से संचालित T-90S युद्धक टैंक को क्या नाम दिया गया? तो इस टैंक का नाम है भीष्म। अगला प्रश्न, किसके द्वारा लिखित कविता का शीर्षक है एक टुकड़ा धरती एक टुकड़ा आसमान? तो काफ़ी फेमस है ये, विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा जो है ये कविता एक टुकड़ा धरती एक टुकड़ा आसमान लिखा गया था। भारत में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेमेशन को कैसे नापते हैं? तो भारत में WPI इंडेक्स यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक कीमत सूचकांक द्वारा मुद्रास्फीति को नापा जाता है। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ का जो है क्या लक्ष्य, वार्षिक समृद्धि लक्ष्य क्या निर्धारित हुआ था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्रियल सेक्टर में 10% की ग्रोथ जो है लक्षित की गई थी। अगला प्रश्न, ये भी पंचवर्षीय योजना से ही संबंधित है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है गरीबी हटाओ रखा गया था, और ये 1974 से 1979 तक जो है चली थी। अगला प्रश्न, मार्जार रोदन या कैट क्राई, बिल्ली की तरह रोने की आवाज़ आती है इस बीमारी में, तो ये क्यों होता है, किस समष्टि से उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर बी है, केवल 2, यानी जो 5वां गुणसूत्र होता है उसके विघटन के कारण ये होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल आप जान लीजिए। इसको जो है 5P या 5P माइनस डिजीज भी कहते हैं। ये नवजात शिशुओं में होने वाला एक जो है बहुत रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है और बहुत ही दुर्लभ भी है, और इसमें जो है गुणसूत्र के एब्रिब्रेशन यानी विघटन के कारण जो है ये होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर सूची 1 और 2 का मिलान करना है। तो अगर हम देखें, एक तरफ रोग लिखे हुए हैं और उन रोगों के वाहक कौन कौन से हैं, ज़्यादातर सब मच्छरों के नाम दिए हुए हैं। तो मलेरिया सबसे पहले एनाफ्लीज से सुमेलित हो जाएगा। एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज के कारण मलेरिया होता है। कालाजार जो बीमारी है ये सैंड फ्लाई या बालू मक्खी के कारण होता है। डेंगू जो है चीता मच्छर, जो
एडीज एल्बोपिक्टस नामक मच्छर होता है, उसको चीता मच्छर भी कहते हैं, और एनसेफ्लाइटिस ये जो है क्यूलेक्स के कारण होता है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इसका जो है सी विकल्प जो है सही होगा। अगला प्रश्न कथन और कारण के फॉर्म में है। पहला कथन क्या हम परीक्षण करते हैं, स्तनियों में यानी मैमल्स में श्वसन के लिए हीमोग्लोबिन व हीमोसाइनिन पाया जाता है, यह आवश्यक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मैमल्स हैं उसमें हीमोसाइनिन नहीं पाया जाता है। हीमोसाइनिन जो है लोअर क्लास एनिमल्स में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जो है ये स्तनियों में या मैमल्स में पाया जाता है। श्वसकीय रंजक शरीर की कोशिकाओं व ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायता करते हैं। तो ये जो है हीमोग्लोबिन में आप जानते हैं आयरन पाया जाता है, उस पर बाउंड होकर जो है ऑक्सीजन सारी सेल्स में पहुंच जाती है। तो इस तरह से ए गलत है और आर सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जीवाश्म यानी फॉसिल्स की आयु को निर्धारित करने में होता है। तो निश्चित रूप से आप कार्बन डेटिंग के बारे में आपने सुना होगा। तो कार्बन 14 जो आइसोटोप होता है उससे जो पुराने फॉसिल्स हैं उनकी आयु निर्धारित की जाती है। धावन मशीन, जिसको इंग्लिश में हम वॉशिंग मशीन कहते हैं, ये किस सिद्धांत पर काम करती है। तो वॉशिंग मशीन जो है ये सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न, इसमें कई सारे रेडिएशंस आपके सामने 4 दिए हुए हैं। इसमें आपको बताना है कि इनका जो है क्रम क्या है, इनके तरंगदैर्घ्य के आधार पर जो है घटता हुआ क्रम क्या है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज़्यादा माइक्रोवेव्स की होगी, सूक्ष्म तरंगों की। उसके बाद जो है औरक्त को हम क्या कहते हैं, इंफ्रारेड कहते हैं। इसके बाद अगर हम चलेंगे तो पराबैंगनी यानी यूवी रेज, और उसके बाद गामा किरणों की जो है या गामा रेडिएशन की तरंगदैर्घ्य होती। तो ये इसका जो है अवरोही क्रम हो गया, यानी ए ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाइट्रोजीनियस, जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इनमें से जो है नाइट्रोजनस बायो फर्टिलाइजर के रूप में नील हरित शैवाल, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, साथ में जो है साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो उसका उपयोग जो है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, इसमें कुछ पौधे दिए हुए हैं और उनके जो है औषधीय उपयोग जो है दिए हुए हैं, तो इसका हमको सुमेलन करना है। तो ब्राह्मी का पौधा आप जानते हैं, इससे मस्तिष्क के लिए टॉनिक बनाया जाता है। सदाबहार का पौधा जो है मधुमेह यानी डायबिटीज़ के उपचार के लिए प्रयोग होता है। तुलसी जो है ये कफ में काम आता है, जिसको खांसी जुकाम होता है। तो और पुदीना जो है ये पाचक होता है, इसलिए ये वातहारक है। तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषित नहीं है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में परिभाषित नहीं है। तो आप जानते हैं लॉगिन, मॉडम, पासवर्ड, ये आप रोज़ सुनते रहते हैं। ये जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के हिस्सा हैं। पिनाका की बात करें तो पिनाका क्या है, एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो कि रक्षा प्रौद्योगिकी यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अगला प्रश्न, सुमेलन करना है दोनों सूचियों का। INS सल्की क्या है, तो INS सल्की जो है एक पनडुब्बी है। इनसैट 1D ये एक जो है भूस्थैतिक उपग्रह या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। अग्नि क्या है, एक प्रक्षेपित मिसाइल है। और निशांत ये पायलट विहीन एक लड़ाकू विमान का नाम है। तो इस तरह से सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष उड़ान में खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जब वो जो है अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनको हाई प्रोटीन की ज़रूरत होती है और कम से कम खाने में उनको अच्छी प्रोटीन मिल सके, इसलिए वो एक शैवाल का उपयोग करते हैं, एक एल्गी का उपयोग करते हैं जिसका नाम है क्लोरेला। क्लोरेला से उनको बहुत ही हाई कंटेंट जो है प्रोटीन मिलता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के तरल क्रोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड कैसा है। तो पृथ्वी का जो है आप जानते हैं क्रोड जो है वो अर्धतरल है, लेकिन चंद्रमा का क्रोड जो है वो कैसा है, ठोस है। क्लोरोफिल व हीमोग्लोबिन ये धातुएं क्रमशः किन में उपस्थित हैं। तो क्लोरोफिल की अगर हम बात करें, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है।
और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न ये उस समय के करंट से रिलेटेड है, तो इसमें हम दोनों तरह से इसकी जांच करेंगे। पहले हम बात करते हैं कौन सी प्रौद्योगिकी अंतरण योजना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने प्रारंभ की है। तो इसमें से हृदय शल्य क्रिया के दौरान रक्तचाप के अनुश्रवण हेतु ट्रांसड्यूसर, विद्युत से लगी आग बुझाने वाली ओल्फेक्स पाउडर और कंप्यूटर हार्डवेयर, ये उस समय जो है इसरो ने प्रारंभ किया था। लेकिन अगर वर्तमान संदर्भ में हम इसका परीक्षण करें तो रेसा कांच टेक्नोलॉजी यानी सिल्का फाइबर टेक्नोलॉजी भी जो है 2015 में इसरो ने इसको भी शुरू कर दिया है। तो उस समय के हिसाब से इसका आंसर जो है डी होना चाहिए था, लेकिन अगर आज के संदर्भ में देखें तो ये चारों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न, कुछ रोग दिए हुए हैं और उनसे संबंधित प्रदूषक दिए हुए हैं, इसमें हमको बताना है कि क्यों होता है ये, कौन सा इसमें असुमेलित है। इटाई रोग ये कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। मिनीमाटा या मिनी माता रोग जो है ये मरकरी या पारे के प्रदूषण से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम या ब्लू बेबी रोग जो है ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। अब जो है नॉक्सी रोग बचा हुआ है, तो ये लेड यानी शीशे की कमी, शीशे के प्रदूषण से नहीं होता है। नॉक्सी रोग क्या है, ये जो है हमारे घुटने का एक रोग है जो गठिया जैसा रोग होता है, और जिन लोगों में विटामिन डी की अत्यधिक कमी पाई जाती है उनमें जो है ये बीमारी होती है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने दांडी मार्च का प्रारंभ क्यों किया था। तो आप जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ करके नमक कानून को तोड़ा था, और इसके पीछे मैंने पिछले भी प्रश्न पत्र में बताया था 12 मार्च 1930 को जो है दांडी मार्च शुरू किया गया था, और 6 अप्रैल 1930 को जो है गांधी जी दांडी पहुंच गए थे। दांडी कहाँ पर है, नवसारी जिला गुजरात में है, और लगभग जो है 24 दिन में जो है उन्होंने ये यात्रा पूरी की थी अपने सत्याग्रह साथियों के साथ में, और वहाँ पर तट पर पहुंचकर इन्होंने नमक सत्याग्रह किया था, यानी नमक कानून को तोड़ा था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये किसकी रचना है। तो बहुत ही प्रसिद्ध गीत है ये, सर मोहम्मद इकबाल ने इसको लिखा था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था जो वाराणसी के पास में है। पुराना नाम इसका ऋषिपत्तनम था, और जो गौतम बुद्ध का पहला प्रवचन है इसको विशेष नाम दिया जाता है बौद्ध धर्म में, धर्म चक्र प्रवर्तन इसे कहते हैं। अगला प्रश्न, कालिदास की किस रचना में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। तो इन रचनाओं में से कुमार संभवम या कुमार संभव जो है इसमें भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, और ये वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। सिंध प्रांत जो पाकिस्तान का है उसमें लरकाना ज़िले में जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है ये, और इसकी सबसे पहले खोज हुई थी 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा इसको खोजा गया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो पालीताना जो गुजरात में है यहाँ पर प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थापित है। पहला ही ऑप्शन जो है इसका सही है, बाकी सभी युग्म गलत हैं। 50वां प्रश्न कथन और कारण के फॉर्म में है। कथन देखते हैं, केंद्रीय विधानसभा के लिए 1946 के निर्वाचन में कांग्रेस ने सभी नॉन मुस्लिम सीटें जीती थीं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी नॉन मुस्लिम सीटें कांग्रेस ने नहीं जीती थीं। ब्रिटिशर्स का उद्देश्य सांप्रदायिक विभाजन था, इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया था। तो ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है, पहला गलत है। इस तरह से ए गलत है किंतु आर सही है। किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद भी विलुप्त हो जाएगा या दिवंगत हो जाएगा। तो डोडो एक लुप्त पक्षी है, आप जानते हैं। तो इंग्लैंड के या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने कहा था कि साम्राज्यवाद या जो कॉलोनिज्म है ये जो है डोडो की भांति विलुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसको भारतीय स्वतंत्रता
क्रांति की जननी कहा जाता है? तो इनमें से सही उत्तर क्या है? भीकाजी कामा। भीकाजी कामा को जो है भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है। इन्होंने 1907 में जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था और भारत के राष्ट्रध्वज को वहां फहराया था, जिसके कारण जो है ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पहले। अगला प्रश्न देखते हैं, 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? यानी रामगढ़ में जो कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। रामगढ़ वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान झारखंड में जो है रामगढ़ स्थित है, जहाँ पर 1940 में 53वां सत्र जो है कांग्रेस का आयोजित हुआ था। किसने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय एवं विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया था? यानी उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का जो उदारवादी दल है वो केवल अनुनय विनय और विरोध की राजनीति करता है। तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक के द्वारा आरोप लगाया गया था। अगला प्रश्न, एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य रखा गया था? तो असहयोग आंदोलन जो 1920 में प्रारंभ हुआ था और इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है? 1 अगस्त 1920। इसमें जो है एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज प्राप्ति का रखा गया था लक्ष्य और 1922 तक ये चला। फिर जो है जब 5 फरवरी को 1922 में चौरा चौरी कांड हो गया तो गांधी जी ने दुखी होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिसका जो है काफ़ी विरोध भी हुआ था क्योंकि आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पे था और ब्रिटिश सरकार काफ़ी दबाव में आ चुकी थी। अगला प्रश्न, हम फिलहाल संविधान निर्वाती सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से नहीं बंधे हैं। तो ये कथन जो है जवाहरलाल नेहरू जी का है। 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था तो 10 जुलाई 1946 को जो है कैबिनेट मिशन प्लान पर बोलते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये बात कही थी। किस आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो आप जानते हैं 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसको बंग भंग आंदोलन बंग भंग कहते हैं, और उसके विरोध में जो है जो देशव्यापी आंदोलन हुआ था राष्ट्रीय आंदोलन, उसको हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। उसी दौरान जो है वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी किसने कहा था? तो खादी का जो मूल प्रचलन था वो महात्मा गांधी जी द्वारा जो है शुरू किया गया था स्वदेशी अपनाने के तहत। तो उन्हीं के द्वारा जो है स्वतंत्रता की वर्दी जो है खादी को कहा गया था। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं हैं? तो असहयोग आंदोलन 1920 का, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये सभी गांधी जी द्वारा प्रेरित आंदोलन है। लेकिन जो होम रूल आंदोलन है ये गांधी जी का नहीं था। होम रूल आंदोलन में जो है अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने जो है होम रूल आंदोलन शुरू किया था और उन्हीं के ठीक बाद जो है सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन को स्वशासन आंदोलन भी कहते हैं और ये आंदोलन जो है आयरलैंड की क्रांति से भारत में प्रेरित था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा? तो ये उनका जो है वक्तव्य जो है लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था उसमें कहा गया था। और इसकी एक और महत्वपूर्ण बात क्या है? लखनऊ पैक्ट, जिसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये कुछ घटनाएं दी हैं राष्ट्रीय आंदोलन के समय की। बंग भंग का निर्णय, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक एक को, फिर इसको हम कालक्रम से लगाते हैं। तो बंग भंग का निर्णय जो है ये लॉर्ड कर्जन द्वारा 20 जुलाई 1905 को किया गया था। उसके बाद स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य स्वीकारना, यानी स्वराज को उद्देश्य बनाना, ये 7 अगस्त 1905 को हुआ था। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा ये 26 दिसंबर 1906 को की गई थी
और सूरत फूट, जिसमें कांग्रेस जो है 2 दलों में बंट गया था, गरम दल नरम दल, ये 1907 की घटना है। तो इस तरह से देखें जो है तो 1 2 3 4 ये जो है सभी क्रम से ही हैं, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, समाचार पत्र और उनके संपादकों को सुमेलित करना है। समाचार दर्पण ये मार्शमैन ने संपादन किया था इसका। मिरातुल अखबार ये राजा राम मोहन राय का बहुत प्रसिद्ध अखबार था। केसरी भी जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित बहुत ही फेमस था। और यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा था। तो इस तरह से इसका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल के ध्रुपद गायकों में कौन कौन सम्मिलित थे? तो अकबर के शासनकाल में जो ध्रुपद गायक थे वो थे तानसेन, हरिदास और सूरदास। विलास खां उसमें नहीं थे। तो इस तरह से सी ऑप्शन यानी 1 2 3 इसमें करेक्ट होगा। मोपला विद्रोह 1921 का ये कहाँ पर हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट में मालाबार तट में केरल में जो है मोपला विद्रोह हुआ था। यहाँ पर जो है मोपला जनजाति थी, जिसमें विशेषकर जो है मुस्लिम जनजाति थी ये। इन्होंने सामंतियों के खिलाफ जो है आंदोलन किया था। अगला प्रश्न, इसमें लेखक और पुस्तकें उनसे संबंधित दी हुई हैं, इसका हमको सुमेलन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद की। इन्होंने क्या लिखी थी? इंडिया डिवाइडेड। दिलीप मुखर्जी के द्वारा टेररिस्ट लिखी गई थी। एस.एन. बनर्जी के द्वारा नेशन इन मेकिंग, ये नेशनल नहीं सॉरी नेशन इन मेकिंग है। और महात्मा गांधी के द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो कि बहुत ही फेमस किताब है, गांधी जी की आत्मकथा है इसमें। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या सही होगा? सी। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को तिथि के अनुसार जो है हमको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो एक एक पे देखते हैं हम। सबसे पहले जाजिया की समाप्ति। तो जाजिया कर जो है 1564 में जो है समाप्त हुआ था। 1575 में इबादत खाने का निर्माण कराया गया था। मजहर पर हस्ताक्षर 1579 में हुआ था। और दीन इलाही धर्म जो अकबर ने प्रारंभ किया था ये 1582। तो इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ये बिल्कुल क्रम से ही सुमेलित है। अगला प्रश्न, संस्कृत में अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो संस्कृत में अष्टाध्यायी नामक पुस्तक पाणिनि ने लिखी थी। और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, लखनऊ योजना या लखनऊ स्कीम ये किससे संबंधित है? तो लखनऊ स्कीम या लखनऊ योजना जो नेशनल हाईवे हैं उनसे जो है सड़कों को जोड़ने के लिए, यानी सड़कों के विकास से संबंधित एक योजना थी। तो दोस्तों इस तरह से हमने 75 क्वेश्चन कुल पूछे गए थे, उसमें से जो है अधिकांश प्रश्नों को सॉल्व किया। बाकी करंट अफेयर्स के प्रश्न और कुछ ऐसे प्रश्न जो अब इररिलेवेंट हैं उनको हमने हटा दिया है, जिससे कोई कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।